नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। वेरी गुड। तो एज पर डिमांड आज हम लेकर आए हैं आपके सामने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वर्ष 2020 के जो भी प्रमुख मुद्दे रहे हैं, इश्यूज रहे हैं, उन्हें मैं कवर करने वाला हूं अपनी इन स्पेशल क्लासेस के माध्यम से। हमने सक्सेसफुली अभी तक 3 इशू कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एनआरसी शामिल है, जिसमें कि अब आपका एजुकेशन पॉलिसी शामिल है, और तीसरा अब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रहे हैं। जो भी चर्चित मुद्दे नेशनली और इंटरनेशनली रहे होंगे, उन्हें हम इन सेशंस में फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार से ये समझिए कि हम फ्लैशबैक में चल रहे हैं, हर बात का दोहराव, हर बात की पुनरावृत्ति देखने के लिए कि क्या कुछ हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, सारी बातें सीक्वेंस के साथ। जैसे किसान बिल आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ये सारी बातें हम अपने इन सेशनों के माध्यम से आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं सेशन को। लेकिन सेशन से पहले, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक परंपरा, एक रीति रिवाज, एक चीज, और वो क्या है, हमें आपको बताना जरूरी होता है कि कौन सा बैच हमारा अनअकैडमी के पेड बैचेज में आ रहा है और क्या कुछ है आपके लिए अनअकैडमी पर। सबसे पहली चीज अनअकैडमी पर जो आ रही है वो क्या है? सबसे पहली चीज मेरे प्यारे साथियों कि अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए मेरे पेड बैचेज में 2 नए बैचेज इस वीक में शुरू हुए हैं, जिसमें से एक बैच इवनिंग में शुरू हो रहा है। वो है स्टेट पीसीएस, एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए इंडियन पॉलिटी का बैच है। और मॉर्निंग में यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू हुआ है आईआर का बैच, पेड बैचेस में, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच। चूंकि पेड बैचेस हैं तो फीस भी लगेगी। उस फीस में 10% का डिस्काउंट मिलता है अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर, और साथ में एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है स्पेशल क्लासेस देखने पर। तो आप लोग 10 के साथ में प्लस 10% का डिस्काउंट भी अनअकैडमी पर अवेल कर पाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए कि पेड कोर्सेज में जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके साथ साथ जितने भी अन्य एडुकेटर्स उस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी नोट के साथ में आज के सेशन का शुभारंभ कर दिया जाए। आज के सेशन में पहला मुद्दा है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या है ये कहानी? सिलसिलेवार तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ भैया सुधाकर, थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थियों का स्वागत। प्रीति, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग जो भी मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। ये हमें लग रहा है कि वापस एक विद्यार्थी हमारा पागल विद्यार्थी क्लास में है। इसका नाम भी नहीं पता है क्या है। 2 स्ट्रॉ से नारियल का पानी पिए हैं, क्या होता है ये? हितेश ले लेंगे आप कहोगे तो। अजय गुड मॉर्निंग। आनंद गुड मॉर्निंग। वीडियो स्टक हो रहा है, विष्णु कह रहे हैं वीडियो स्टक हो रहा है सर। मैं एक बार रिफ्रेश करके देखूं या पोल करा के? पहले पोल करा के देख लेता हूं। क्या आप मुझे सही से सुन और देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सही से सुन और देख पा रहे हैं? 95% बच्चे सही से सुन और देख पा रहे हैं, इसका मतलब तो सब सही है। ठीक है, चलिए सीएए के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ है। पूरा सीक्वेंस में चलते हैं। सीक्वेंस में चलने से पहले आपको पॉलिटी की बेसिक सी समझ दे देते हैं। समझ क्या है? कोई भी बिल, एक्ट कब बनता है, पहले ये समझ लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। संसद कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है? 3 चीजों से। एक होती है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है प्रेसिडेंट। जब कोई भी बात या कोई भी प्रस्ताव इनके पास पहुंचे, या तो इनके पास या इनके पास, किसी के पास भी पहुंचे, और फाइनली वो घर के दादाजी के पास से भी अलाउ हो जाए, तो वही बात बाद में घर का कानून बन जाती है। जब कोई बात इनके पास, चाहे इनको मतलब आप लोकसभा, एक को पापा जी कहिए, एक को मम्मी जी कहिए, एक को दादाजी कहिए, इन दोनों के पास से अलाउ होकर के इनसे पास हो जाती है, तो वो एक कानून बन जाती है, मतलब एक्ट बन जाती है।
इनमें से कहीं से भी बात वो लौट जाए तो वो केवल बिल रहती है, यानी कि यहां तक वो बिल ही है। इससे पहले वो एक रेजोल्यूशन ही था कि सोचा है हमने, जैसे आपने कहा कि भाई मुझे एक बहुत महंगी बाइक लेके आनी है, घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, रोशनी मम्मी को कंटिन्यू फीवर आ रहा है, बेटा कोई और बीमारी है, वैक्सीन का कोई टेंशन नहीं है, और चेक कराओ आप कोरोना वगैरह टेस्ट, वैक्सीन के कारण नहीं आता है इतना दिन तक। ठीक है, तो मुद्दा क्या है इधर देखिएगा साथियों, नोट्स नहीं बनाने हैं, सुन लीजिए क्योंकि सारा नोट्स मैं दे देता हूं, यहीं से डाउनलोड हो जाता है। तो अब क्या हुआ साथियों, रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव आया, प्रस्ताव बिल बन के यहां घुसा, निकल करके बाहर आया तो कानून बन के आया। तो सबसे पहले पार्लियामेंट ने, यानी कि पार्लियामेंट ने जो है, लोकसभा और राज्यसभा ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2019 पास किया। इस बिल में यह लिखा था कि इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी उन लोगों को जो कि हिंदू हों, सिख हों, बुद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, क्रिश्चियन हों, who have migrated to India after facing persecutions on ground of religion in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इन 3 देशों में जिनके ऊपर धार्मिक हिंसा हुई हो, वो 6 समुदाय के लोग यदि इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। बड़ा सवाल, सर ये लोग कब तक इंडिया आए हों? सर ये कब तक इंडिया आए हों? आंसर है ये 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ गए हों। कब से पहले आ गए हों? 31 दिसंबर 2014 से पहले। कहने का अर्थ ये है कि ये लोग जो पहले इंडिया आ चुके हैं, इन्हें नागरिकता देने का प्रस्ताव था। बड़ा सवाल ये है कि इसका विरोध क्यों हुआ? हम लोग ये सारी बातें तो जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते इसका विरोध क्यों हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा, और मतलब ये चीज तभी समझ में आएगी आप लोगों को, मतलब आप सोच के देखिए कि एनडीए गवर्नमेंट जब आई थी, क्यों, मतलब कोई भी इस बारे में बोला नहीं, लेकिन विरोध सबने किया, और विरोध सबने किया, और विरोध के पीछे की कहानी जो थी वो आप लोगों को मैंने 2 दिन पहले सुनाई है, फिर भी मैं सुनाऊंगा, आज भी सुनाऊंगा। इसमें ऐसी चीज क्या थी जिसमें कि सरकार ने बहुत स्मार्टली प्ले करते हुए, भाई जो वर्तमान में एनडीए सरकार है, ये एनडीए सरकार तो 2014 में बनी है कि नहीं? आपने कट ऑफ डेट दे दी कि इस समय से पहले जो लोग आए हैं वो सारे के सारे लोगों को हम लोग क्या देने वाले हैं, मतलब सरकार देने वाली है नागरिकता। तो सरकार नागरिकता देने वाली है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको डरा रही है? उल्टा अच्छा ही तो है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें मुस्लिमों का नाम नहीं है। अच्छा, मुस्लिमों का नाम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आप एक चीज नोटिस तो करिए कम से कम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही मुस्लिम राष्ट्र हैं, और बोला यह गया है कि इन तीनों जगह से जो भी मुस्लिम बहुल राज्य हैं, इनके अंदर, यार मुस्लिम ही राष्ट्र हैं, इनका रिलीजन ही मुस्लिम है, इन जगह से लोग जो हैं वो इंडिया में धार्मिक हिंसा के कारण इंडिया आए थे, उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है। विरोध तो नहीं होना चाहिए था, विरोध तो नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं, जो विद्यार्थी परसों वाली क्लास में नहीं थे वो इस विरोध का कारण आज सीख जाएंगे, क्योंकि परसों भी मैंने सिखाया था। क्या था? नहीं नहीं, ये सब फर्जी बातें हैं, मैंने आपको बताई थी सारी कहानी। फिर से चलते हैं वो सारी की सारी डेट बताने के लिए। एक बार चलिए बताइए कौन कौन सी तारीखें थी साथियों। मार्च 1947, जुलाई 1948 और 19 जुलाई 1949। क्लियर? 1951, ये सारी तारीखें हैं। इन तारीखों को एक बार गौर करते हैं, और क्यों सीएए को एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा था, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दा ये तो है ही नहीं बिल्कुल कि सीएए बड़ा है, मुद्दा ये है कि सीएए का विरोध क्यों हो रहा है, इतना जबरदस्त विरोध क्यों हो रहा था, है ना? आइए, आरती बेटा, जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूं ना उसके नोट्स यहीं से डाउनलोड हो जाते हैं, क्लास के तुरंत बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहीं से सारा कंटेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब सुनिए साथियों, देश की आजादी वेवल की घोषणा, यहां से भारत और पाकिस्तान के बीच की कहानी शुरू होती है। क्या हुई?
अच्छा, रात वाली पीडीएफ, अच्छा बेटा वो रात वाली पीडीएफ, हालांकि उसमें कुछ था लिखा हुआ तो बचा नहीं, फिर भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, है ना। ठीक है, इधर सुनिए साथियों, मुरारी लाल के हम सपने में आ गए, भाई साहब मुरारी फिर भी पढ़ा ही रहे थे, हैं, चलो ये भी सही है, बच गए। तो हम मुद्दा क्या है कि मार्च 1947 के अंदर मेरे प्यारे साथियों, इंडिया से मुस्लिम और केवल मुस्लिम कहां शिफ्ट हुए? पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। मुस्लिम कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान से हिंदू एंड सिख इंडिया आ गए। ये बात कब तक की थी? 1948 तक की थी। मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, हिंदू और सिख इंडिया आ गए। 1948 तक कोई दिक्कत नहीं थी, बाकायदा सब लोग आ जा रहे थे। दिक्कत यहां के बाद शुरू हुई। क्या शुरू हुई? असल में दिक्कत यह हुई कि जुलाई 1948 के बाद में यह नोटिस किया गया कि जो लोग पाकिस्तान गए थे, कौन गए थे? मुस्लिम गए थे, वो वापस इंडिया आना शुरू हो गए। वो वापस इंडिया आना शुरू हो गए। क्यों आना शुरू हो गए? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान पसंद नहीं था, पाकिस्तान पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि वो गए तो इसी उम्मीद में थे कि वहां सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां पर इन्हें अपशब्दों का उपयोग करके बोला गया, गंदा भला बुरा कहा गया, और इनको वो उचित सम्मान नहीं मिला जिसकी अपेक्षा में यहां का मुसलमान पाकिस्तान गया था। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो पूरी कहानी हो रही थी, इस बीच में एक नई प्रथा आती है और उसे हमने परमिट व्यवस्था नाम दिया। पंडित नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के हाई कमिश्नर जो कि वहां पर पाकिस्तान में स्थित था, उससे कहा कि अब अगर कोई यहां से चल करके इंडिया आना चाहता है, जुलाई 1948 के बाद में इंडिया कोई आना चाहता है, तो वो अपने यहां से यानी पाकिस्तान से हाई कमिश्नर के पास से परमिट लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? परमिट लेकर आएगा। और अगर परमिट नहीं मिला तो उसको यहां पर रहने की इजाजत नहीं होगी। ये कहा क्यों गया था? वास्तविकता यूं थी, मैंने 2 दिन पहले भी बताई थी, कि हिंदू और सिख जो अब पाकिस्तान से यहां आए थे, वो अब मुस्लिमों द्वारा खाली किए गए घरों में रहने लगे थे। और जो यहां से भारत से पाकिस्तान गए थे मुस्लिम, वो वहां जाकर के सिख और हिंदुओं के घरों में रहने लगे थे। तो चूंकि हिंदू जो यहां आए वो यहां के मुस्लिमों के घर में रहने लगे थे, तो बड़ी मुसीबत ये थी कि अगर ये लोग वापस आते हैं, जो इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान रहने चले गए थे, पाकिस्तान की अव्यवस्थाओं को देख करके ये लोग वापस अगर आने की सोच रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके आने की वजह से वर्तमान भारत की परिस्थितियां बिगड़ जाएं। ऐसी स्थिति में यहां पर एक आदेश दिया गया और वो थी परमिट व्यवस्था, और कहा गया कि हाई कमिश्नर परमिशन देगा तो ही ये व्यक्ति यहां आ पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुसीबत ये थी कि हाई कमिश्नर को परमिशन हिंदू और सिखों को तो देनी ही थी, क्योंकि धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था। ध्यान से सुनना, यहीं से सारा कलेश निकल के आता है। जो सीएए का पूरा कलेश है वो यहीं से निकल के आता है। क्या है कि हाई कमिश्नर को हिंदू और सिखों को तो परमिशन देनी ही थी, क्योंकि धार्मिक आधार पर देश बना था, तो पाकिस्तान में तो रहने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान तो कह ही ये रहा था कि मैं मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहूंगा, तो ऑटोमेटिकली हिंदू सिखों को वहां से छोड़ना ही पड़ा। ऐसी स्थिति में जो लोग छोड़कर इंडिया आए, अब वो जो इस दौरान आ गए, वो तो सारे के सारे इंडिया के अंदर पहले ही रजिस्टर कर लिए गए, लेकिन हाई कमिश्नर ने जो पाकिस्तान में था, उसने उन दिनों परमिट इन हिंदू और सिखों को भी नहीं दिया। दोबारा सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आपको ये मेंशन करनी होगी। यहीं से सीएए का आधार निकल के आता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो आधार है वो यहीं से निकल के आता है। क्या कि जो हिंदू और, हाँ वही समझना आप, कि हिंदू और सिख जो 1948 के बाद भी इंडिया आ रहे थे, उन्हें भी परमिशन उसने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र था। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र था। इंडिया ने कहा कि हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है, हम तो हर धर्म को इज्जत देते हैं। तो फिर भारत का हाई कमिश्नर ये कैसे कह सकता है कि मैं आपको परमिट दूंगा, आपको परमिट नहीं दूंगा? परमिट देने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन परमिट दिया नहीं गया।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ऐसी स्थिति में जुलाई 1948 से 1949 के बीच में जितने भी लोग थे, चाहे फिर वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो मुस्लिम थे, मेजॉरिटी मुस्लिम थे, वो सब इंडिया तो आए लेकिन बिना परमिट के आए। वो इंडिया तो आए लेकिन बिना परमिट के आए। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? थम्स अप करिए। भाई एक बालक है बार बार बफरिंग बफरिंग लिख रहा है। अब चंदन बेटा आपके ही साथ प्रॉब्लम है, अपना मैनेज कर लो, यहां सब सही चल रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि इंडिया कहां फंस गया, भारत ये फंस गया कि यार हमने तो ये कहा है कि हमारे यहां हर धर्म का स्वागत है और हर धर्म का स्वागत है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग तो यहां आ गए। अब इंडिया जो है अपनी इस हिपोक्रेसी में फंस गया। किस हिपोक्रेसी में फंस गया कि भाई मैंने आने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ तो गए, परमिट किसी के पास है नहीं। हम रखना तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिखों को, वो सॉरी हिंदू सिख और ईसाइयों को, मुस्लिमों को हम रखना नहीं चाहते क्योंकि ये ऑलरेडी जा चुके थे। लेकिन कहें कैसे इस बात को? इंडिया ने इस अव्यवस्था के बीच में ही एनआरसी ला दिया। इंडिया ने इसी चीज को ही ध्यान में रखते हुए एनआरसी ला दिया 1951 में। कब ला दिया? 1951 में। और उसमें कहा कि 19 जुलाई 1949 तक जो इंडिया आ गया वो भारतीय है, लेकिन जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1949 के बीच में जो आया उसके पास ह्यूमन कमीशन का क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। हाई कमीशन जो बिठा रखा है वहां पर, उसका क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। दिक्कत क्या थी? मान लो कि 1 लाख लोग, उदाहरण के रूप में समझना, जबकि संख्या लाखों में थी, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, मान लो कि 1 लाख लोग ऐसे थे, कैसे, जो कि भारत से जुलाई 1948 और जुलाई 1949 के बीच में आए थे, भारत में आए थे। उन 1 लाख में से यूं समझो कि 90,000 तो थे मुस्लिम। ये एक रफ आइडिया ले लो आप। और जो बचे रह गए थे लगभग 10,000, ये सारी कास्ट के थे। मतलब ये जो 6 जो बताए गए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट, ये सारे के सारे लगभग 10,000। अब आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, क्या सुनी होगी? लाइन होती है, चने के साथ घुन का पिसना। इनको तो सरकार खुद ही मान्यता देना नहीं चाह रही थी क्योंकि बिना परमिट के आए थे। सरकार चाह रही थी कि इनको तो वापस भेज दिया जाए कि तुम जाओ वहीं पे जाओ। ये जा नहीं रहे क्योंकि इनको अपनी जगह वापस चाहिए थी। सरकार एनआरसी लाती है और ये कह देती है कि भाई इन लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, जिनके पास परमिट है वो तो आएगा, जिसके पास परमिट नहीं है वो रिफ्यूजी कैंप में रहेगा। रिफ्यूजी कैंप में रहेगा अर्थात उसे वापस वहां भेजने का प्रावधान किया जाएगा। पाकिस्तान से तो तब तक हमारा युद्ध हो चुका था। आ गई बात समझ में? इसे ही सीएए ने सुधारने का कार्य किया, ऐसा वर्तमान सरकार कहती है। वर्तमान सरकार कहती है कि भारत में पाकिस्तान से जो भी लोग आए थे, 31 दिसंबर 2014 तक जो आए थे, जो सभी लोग धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण इंडिया आए थे, उन्हें हम लोग क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें हम लोग नागरिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकता किसे नहीं दे रहे हैं? इन लोगों को। बोलो अगर कोई बात समझ में आई हो तो बताओ। विरोध किस बात का था? कि जब इनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ध्यान से समझना, जब इनको नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता केवल इनको मिलेगी, तो इनके मन में कौन सा भाव आएगा? आंसर है इनसिक्योरिटी का भाव आएगा। इनसिक्योरिटी का भाव क्यों आएगा?
इनसिक्योरिटी का भाव इसलिए आएगा क्योंकि सीएए जैसे ही सिटीजनशिप मिली और एनआरसी आ गई, तो एनआरसी जो है यानी नेशनल रजिस्टर जो 1951 में बना था, अगर वैसा ही रजिस्टर इस बार बना दिया 2021 में, जिसमें यह कहा गया जो भारत के नागरिक 1951 के एनआरसी में लिखे हुए थे वो तो रहेंगे, जो 1951 के एनआरसी रजिस्टर में लिखे हुए थे वो तो इंडिया के ही नागरिक कहलाएंगे, लेकिन जनाब 1951 के रजिस्टर में आपने इनका नाम नहीं लिख रखा। बोले इनका भी नहीं था उस रजिस्टर में, तो अरे तो उनको तो ले लिया ना अंदर। जो 10,000 थे इनको तो अंदर ले लिया, किसके माध्यम से? सीएए के माध्यम से। अरे पहले थम्स अप करो, बात समझ में आई कि नहीं आई? 1951 का एनआरसी अब आज तक मेंटेन होना था, तो वो वाला तो अब तक मेंटेन हो ही रहा है, ले तो लिया उनको। 10,000 को अंदर ले लिया, बच गए 90,000। अब टेंशन इन 90,000 को, क्योंकि अब ये 90,000 भी लगभग 15 लाख से ऊपर निकल गए होंगे, 20 लाख से ऊपर निकल गए होंगे, एक बार उदाहरण के रूप में समझो। और अगर 20 लाख से ऊपर निकल गए और अगर ये अभी वर्तमान में अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, अगर ये अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? वोटर लिस्ट से नाम बाहर, रिफ्यूजी कैंप के अंदर डाल दिया जाएगा, जबरदस्ती उनकी संपत्तियों को सरकार कुर्क कर लेगी। तो भाई साहब ये डर तो बड़ा है, और इस डर के कारण ही बवाल हुआ था। क्या आपको बात समझ में? और ये केवल 90,000 नहीं थे। अब आप सोच के देखो कि 90 की आबादी भी बढ़ते बढ़ते, भाई इंडिया जिस गति से प्रोग्रेस करता है, आप 1947 से देश की आजादी की 75 वर्षगांठ होने वाले हैं, 25 3 पीढ़ियां निकल ली होंगी, 3 पीढ़ियों के कम से कम ऑन एन एवरेज 4-5 बच्चे, 3-4 बच्चे भी पकड़ के चलते हो तो मतलब कुनबा बड़ा मिल जाता है। आ गई बात समझ में? ये चीज थी। और भारत में जनसंख्या नियंत्रण तो अब जाकर के भी नहीं हुआ है, उस समय तो एवरेज था। हमारे पापा मम्मी ही शायद, मतलब ये सब 9-10 भाई बहन है, ऐसे होता ही था, है ना? आपके घर में बाबा दादियों से पूछो, वो भी गिनती में बहुत बड़ी संख्या में है? तो ये सब चीजें जो है ना, ये चिंता का कारण था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो ये जो चिंता का कारण था ना, ये ही सीएए का प्रोटेस्ट का कारण था, क्योंकि इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि जो 2021 की जनगणना है उसको एनआरसी तो नहीं बोला जा रहा, उसे सेंट्रल पॉपुलेशन रजिस्टर, सीपीआर के नाम से, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर के नाम से डेवलप किया जाएगा। और उस एनपीआर में जो आंकड़े मांगे जाएंगे वो वही वाले आंकड़े होंगे जो एनआरसी के अंदर मांगे जाते हैं। आ गई बात समझ में? यहां से सारी की सारी चीजें जो हैं मुद्दे के अंदर आई थी। अब आ जाओ, चीजें जो पढ़नी है वो देख लो। सर जो मुसलमान कभी पाकिस्तान गया ना हो पार्टीशन के टाइम, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां दिक्कत उस चीज की है जो पलटी मार के वापस आए ना, पलटी मार के वापस आए वो लोग, मतलब देखिए, उनको उस समय की तत्कालीन कांग्रेस ही नहीं अपनाना चाह रही थी। क्यों नहीं अपनाना चाह रही थी? कि यार तुम गए क्यों थे? मतलब तुमने पहले सोचा कि अब तो तुम, मतलब इस प्रकार का मतलब ये हो गया मौका परस्ती कर रहे हो, तुमको वतन प्रेम नहीं, तुमको अपना कंफर्ट चाहिए था। तुम पहले तो चले गए, वहां जाके तुमने देखा कि नहीं, तुम्हारी उतनी खातिर नहीं हो रही है जितनी तुम्हारी इंडिया में होती थी, फिर लौट के आए। कुछ लोग तो ऐसे भी थे ना जो गए ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे, क्या, और मेजॉरिटी में इंडियंस ऐसे थे, मेजॉरिटी में भारतीय मुसलमान ऐसा था जो बॉर्डर क्रॉस करके गया ही नहीं, कि भाई जाने की जरूरत ही नहीं है। जो गए उनके साथ में, और विरोध भी इसलिए आपने देखा होगा, हर कोई विरोध नहीं कर रहा है, कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात का डर है कि उनका नंबर ना आ जाए। आ रहे बात समझ में? तो यहां पर जो मुद्दा है ना, वो ये वाला मुद्दा है। आ गई बात समझ में? हाँ, फॉरेन प्रॉपर्टी एक्ट इसीलिए आया था,
ये सारी चीजें एक साथ रिलेटेड है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इतना खुल करके कोई बोल नहीं पाता है ना चीजों को, कि क्या स्थिति थी, फिर पॉलिटिक्स होने लगेगी, फिर पॉलिटिक्स में फिर मतलब दो चार चीजें भड़क के सामने आएंगी। सरकार बहुत ही लीगल तरीके से क्रोनोलॉजिकली चीजें करती आ रही है, तो ये सारी चीजें आपके सामने, तो देख लो इधर। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जनवरी 8 2019 को पारित किया गया, 16वीं लोकसभा के अंदर पारित किया गया। कैसे कैसे आया तो ये देख लीजिए, 9 दिसंबर को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने इसको प्रस्तुत किया 17वीं लोकसभा के अंदर, और 10 दिसंबर को इसको राज्यसभा ने भी पास कर दिया 11 दिसंबर को, और ये फाइनली जो है एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन करके आ गया। ये सारी की सारी कहानियां जो हैं ये मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है। ये सारी चीजें ठीक है, मतलब जो भी बातें हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इससे पहले कब कब आ चुका है, 92, 2003, 2005, 2015 में आ चुका है, और वर्तमान में जो है वो एक्ट आ चुका है। ठीक है, प्रोविजन क्या है अब थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। प्रोविजन के बारे में कहा गया है, विल अमेंड द एक्ट टू प्रोवाइड दैट हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान who entered India on and before of this will not be treated as illegal migrant। उन्हें इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, मतलब उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। In order to get this benefit, they must have also been exempted from Foreigner Act, मतलब वो पहले से विदेशी ना हो, एंड पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत ये है कि पहले से कोई विदेशी ना हो उसके अंदर, है ना। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, तो इन लोगों को जो सिटीजनशिप दी जाएगी वो इनके पंजीकरण के माध्यम से और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से दी जाएगी। ऐसा क्यों? अब आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर 2014 की ही डेट क्यों चुनी गई, है ना। अब ये भी बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। अब बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट है तो ये भी समझने की जरूरत है कि 31 दिसंबर ही क्यों चुनी गई, है ना पॉइंट। अब बताते हैं साथियों, यहां पर भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करने का एक पॉइंट है। कोई व्यक्ति अगर 5 साल से भारत में रह रहा हो तो वो भारत में रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। किसी के दिमाग में नहीं गया? भारत के अंदर अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो 5 साल के अंदर, आप 5 साल से इंडिया में रह रहे हो तो आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये कहा गया कि ये जब बिल आ रहा है, अब बिल की तारीख देखो कब आया है। बिल बिल आया कौन सी तारीख को है? दिसंबर में आया है। बिल की डेट दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2019, कितने साल हो गए? समझ में आ गया? हर चीज सरकार बहुत सोच समझ के करती है, मजाक में कुछ नहीं होता। उन लोगों को रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के कारण नागरिकता दी जा सकती है, और अगर इसमें कोई इशू भी हुआ तो सरकार के पास सारे राइट रिजर्व हैं। सारे राइट रिजर्व क्यों हैं? क्योंकि आर्टिकल नंबर 11 में लिखा हुआ है, नागरिकता संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उन पर केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। बोलिए जनाब। ठीक है ना। देखिए इसके अंदर साथियों यहां पर एक अमेंडमेंट भी प्रपोज किया गया है, और वो क्या है? डिक्रीज इन प्रेस, ये देखिए 12 से घटा करके 7 साल का टर्न्योर कर दिया गया है इसमें। देखिए तो ये 12 से 7 किया गया है, और इसको सरकार जल्दी ही 12 से 5 कर देगी, 7 से 5 कर देगी, क्योंकि 5 करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा पॉइंट बन जाएगा जिसके ऊपर सरकार उनको नागरिकता तुरंत पकड़ा सकेगी। ये देखो, अरे कुछ तो थम्स अप कर दो।
भाई भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन की उम्र 11 साल है, लेकिन अब क्या हो गया, अब कहा जा रहा है 12 से 11 से घटा के 5 साल कर दिया जाएगा। हर जगह लॉजिक है, हर जगह। बोलिए। क्लियर? चलो मस्त रहो, ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर्याप्त था। जिनको ये समझ में आ गया, बाकी सीएए के अंदर कुछ बताने लायक था नहीं। बस इतना ही बहुत है, बाकी बताने लायक कुछ था क्या इसमें? यही चीज ऐसी थी जिसमें आपने इतनी बार पढ़ी, आज तक समझ नहीं आई। आज पहली बार जब इस मुद्दे को साल भर से ज्यादा हो गया है ना, पूरा 2020 चला गया, 2021 आधा चला गया, अब जाकर के ये बात समझ में आई है। जबरदस्त क्रिएटिविटी। अब किसी को समझाना आप इस मुद्दे को, असली फीलिंग तो तब आएगी, किसी के साथ बैठ करके जब समझाओगे ना कि यार इस बात को अब समझो, तब देखना आपको कितना फील आएगा, यार ये कितना बड़ा पॉइंट समझा दिया। ठीक है, चलो एनीवे, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, है ना। और जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके पेड कोर्सेज में एंट्री करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आईआर का मेरा नया कोर्स चल रहा है यूपीएससी के अंदर, और 28 तारीख तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीएससी के अंदर आपको 10,000 रुपए की 20 किताबें और 2022 के प्रीलिम्स तक का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। वहीं एसएससी में आज से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें मैं स्टेट पीसीएस के लेवल पे और सब लेवल पर इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स है वो भी पढ़ाऊंगा, सारा एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, बस रेफरल कोड क्या याद रखना है, अंकित 10। बाय बाय।